हेलो दोस्तों। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है आपका। तो उसके लिए आपको सबसे अगर अच्छी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो ना आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। इसी मकसद के साथ मैं आपको मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जितने भी होंगे ना, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के पीवाईक्यू है। 2019 में एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम। तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, विद कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाएंगे और सीरियस होके जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है खुद सोल्व करने की कोशिश करो। और वीडियो को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 टाइम, इट्स पेरीमीटर विल बिकम हाउ मनी टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस पेरीमीटर। मैं आपको बाईलिंगुअल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखो भाई, ये सर्कल है, ये होती है इसकी रेडियस, आर से डिनोट कर सकते हो आप। इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। आप इसको प्रीधि बोल सकते हो, प्रीमा आप बोल सकते हो। तो अगर देखो ये पेरीमीटर है, ये आर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली का मतलब है, अगर आप आर को 2 गुना करते हो तो पेरीमीटर 2 गुना बढ़ेगा। 9 गुना करते हो तो 9 गुना बढ़ेगा। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रेडियस है ना वो 9 टाइम हो जाती है। तो डेफिनेटली जो इसकी पेरीमीटर है वो भी 9 टाइम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी जो पेरीमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कुछ नहीं था, आपने डायरेक्ट टिक करना था 9 टाइम पे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, देख के तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल वो, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखो, हम इसको ना थोड़ा थोड़ा करके सोल्व करेंगे। पहले दो उठाओ, ये क्या है, 1/12। डिवाइड में 1/12, डिवाइड में है तो मतलब हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रिवर्स करके लिखेंगे। तो 12 से 12 कैंसिल, यानी क्या बचा, 1। यानी इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे है डिवाइड में 1/12, डिवाइड में है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में इसका उल्टा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से कितना आया, 12। इन तीनों को सोल्व करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 12। आगे क्या है, डिवाइड में 1/12, डिवाइड में 1/12 है तो ये 12 ऊपर चला गया। ये देखो यहाँ तक सोल्व हो गया। तो यहाँ तक सोल्व हुआ तो कितना बचा, 144। आगे क्या, डिवाइड में 1/12, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाके ऊपर चला जाएगा ये। तो देखो यानी ये डायरेक्टली इसने क्या पूछा, 12 की क्यूब। 12 की क्यूब कितना होता है, 1728। या 144 की 12 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, आपको 1728 प्राप्त होगा। लेकिन इसमें डायरेक्टली कंफ्यूज मत हो ना कि 1/12 1/12 और सभी को काट दो, एक आंसर बचेगा आपके पास। तो ऐसा नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। इससे आपको आसानी होगी और गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। देखो, अनिल सेठ, उसके पास 500 गिफ्ट है अमोंग 4 किड्स, यानी 4 बच्चों में वो 500 गिफ्ट बांट देता है। द शेयर ऑफ फर्स्ट किड ट्वाइस द शेयर ऑफ सेकंड, thrice the share of third, and 4 times the share of fourth kid are all equal. Find the sum of gift received by first kid and second kids. तो इसने क्या बोला कि भाई जो पहले का फर्स्ट, देखो ये 4 बच्चे हैं इसके पास, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं। क्या कहता है ये कि भाई जो ये इसके पास है ना, इसका 2 गुना इसके पास है। मान के चलो, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान के चलो ये 6 है, तो इसका 2 गुना कितना हुआ, 12। इसका 2 गुना, इसका 3 गुना है, यानी अगर ये 4 होगा तो इसका 3 गुना 12 हो गया, सेटिस्फाई। आगे देखो, इसका 4 गुना, इसको 3 मानोगे तो इसका 4 गुना 12 बन जाएगा। यानी आपको कुछ ऐसा लेना था
जिसका 3 गुना 2 गुना 4 गुना आसानी से निकल सके, तो मैंने 12 उसी हिसाब से माना ये। देखो इसका 4 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, तो ये क्या है, सभी इक्वल थे। द फाइंड द सम ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को कितने गिफ्ट मिले। तो देखो पहले सभी को जोड़ो, ये हमारे पास रेशो आ गया 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, यानी 25 गिफ्ट जो हम मिले रेशो। इसने बोला ये 500 है, यानी जो 25 रेशो है ये किसके इक्वल है, 500 के। एक रेशो किसके इक्वल आएगा, 25 दूनी 50 यानी 20 के। इसने बोला पहले और दूसरे पे, यानी 12 और 6 18, हमें 18 की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में। तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक की वैल्यू 20 है, 18 की वैल्यू 18 दूनी 36 यानी 360 आएगी। तो 360 हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर कंपटीशन को क्रैक करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी ना 120 में से 119 के आसपास गई थी। तो देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है। भाई सिंपलीफाई करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है, देखो इसको कैसे करेंगे, लास्ट में 25 है यानी इसका लास्ट में 5 तो आएगा, आगे 20 है तो 20, देखो 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 45 इंटू 45 कैसे करेंगे इसको, जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 5 25 यानी 25 तो लास्ट में आएगा। जो पहला नंबर है ना उसको उससे एक ज़्यादा के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 के साथ, यानी 4 15 20 2025। यानी देखो ये 45 का वो है, यानी इसको 1 दशमलव है तो ये 4.5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 4.5। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करके देखो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, ऐसे लिखो 1 दशमलव बाद में लगा देंगे। तो दो का पेयर बनाया, तो सबसे पहले 8 8 64, कितना बचा 11, 69 को नीचे उतार दिया। तो अब कितने पे जाएगा ये, 7 से 87, यानी 87 का वो स्क्वायर निकालेंगे, वो कितना आएगा 7569। और 2 के बाद वो है तो इसमें कितना आएगा 8.7, यानी इसकी वैल्यू 8.7 आई। आगे प्लस में 8.7 है तो इसमें प्लस करो 8.7। अब इनको जोड़ो, 4 और 8 12 और 8 20, 20 7 और 7 14 और 5 19, यानी 21.9। 21.9 हमारा राइट आंसर था। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर निकालने आने चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है, इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है और आपको मतलब एस्टिमेट हो जाता है कि अपना एग्ज़ाम कहाँ तक आने वाला है, उसकी लिमिटेशन क्या है। When a number is divided by 72, it leaves a remainder 8. What will be the remainder when the same number divided by 9? भाई कहता क्या है, भाई कोई भी नंबर था, मैंने उसको 72 से भाग किया। भाई कोई भी नंबर था, मैंने 72 से भाग किया, तो रिमाइंडर क्या बचा 8। ठीक है। अब कहता कि मैं उसको 9 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा। देखो सबसे पहली बात तुम आपको बता दूं, अगर कोई नंबर, देखो जैसे इसने बताया भाई 72 किसी नंबर को भाग करता है, तो जो भी उसके टुकड़े होंगे फैक्टर बनेंगे, जैसे 72 का फैक्टर 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है, किससे भी भाग करो वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो फैक्टर से तो भाग होगा ही होगा। जब ये 72 से भाग करते हैं तो 8 बचता है, तो 9 से करेंगे ना, कितना बचेगा, 9 से करेंगे तो भी 8 बचेगा, क्योंकि ये इसी का तो फैक्टर है, 72 का ही फैक्टर है ये। क्योंकि आप देखो ये जो फॉर्मेट है ना, जो ये नंबर है हमारा किस फॉर्म में होगा,
72x प्लस 8, ये इस फॉर्म का नंबर होगा, तभी 72 से भाग करने के बाद 8 रिमाइंडर बचता था। अब मैं इसको अगर 9 से भाग करूंगा तो देखो ये तो पूरा भाग हो जाएगा कंप्लीट, तो ये 8 ही बचेगा रिमाइंडर, तो 8 ही हमारा राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इन हाउ मैनी वेज दैट 448 मोबाइल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू द स्टूडेंट इन ए क्लास। भाई 448 मोबाइल है, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बताओ कैसे, क्योंकि अब हमें देखना है कि ये नंबर किससे भाग होता है। क्या ये इससे भाग होता है 18 से, करके देखो। 18 दूनी 36, 88 नहीं होता। 12 से करके देखो, 12 3 36 नहीं होता। 16 से करके देखो, 16 दूनी 32, हाँ 16 से होता है। 16 दूनी 32, 12 और 16 128, ठीक है। यानी अगर 16 और 28 की मैं गुणा करूं तो हमें 448 प्राप्त होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 28 बच्चों में 16-16 फोन दिए जा सकते हैं, या फिर 16 बच्चों में 28-28 फोन बराबर बांटे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। भाई कोई भी सम है, मतलब अमाउंट है 5400 रुपये, इन्वेस्टेड अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 8%, यानी 8% के हिसाब से इन्वेस्ट की जाती है। इफ द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स इज विदड्रॉन, 5 साल के पहले हम निकालते हैं भाई 5 साल के बाद कितनी होगी। देखो 5400 रुपये को 8% के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ब्याज कितना बना, 8 पंजा 40, 1 साल का 8%, 5 साल का 40%, तो 5400 का 8% निकाल लो आप। 8 चौका 32, 3 432, यानी 432 रुपये ही हमारा ब्याज बन गया। अब इसने क्या बोला कि भाई जो हाफ अमाउंट है वो इन्वेस्ट की जाती शेयर मार्केट में और हाफ निकालो, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी हुई, 5400 और 432, 5832। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कितना हुआ, 5400 रुपये इन्वेस्ट किया जाता है 8% के हिसाब से। 5 साल के बाद देखो भाई 5400 का सॉरी 8% निकाल दिया मैंने, ये 40% आएगा, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 16 1 21, यानी 2160। 2160 जोड़ो आप 5400 में, 5400 7400 7560, यानी 7560 हमारी अमाउंट हो गई। इसमें से आधी निकाल ली गई, आधी बची, यानी इसका हाफ कितना होगा, 3780। 3780 हमारा राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल ब्याज लगता है, 8% प्लस 8% प्लस 8%, और 5 साल में ये 40% लगा, हम निकाल सकते थे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एलसीएम इज 65 एंड एचसीएफ 8। भाई एलसीएम तो अब 65 और एचसीएफ 8, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला भाई काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, एसएससी में भी, एचएसएससी में भी, रेलवे में भी। तो इसने ये 2 की वैल्यू दे दी और प्रोडक्ट पूछ लिया, यानी ये निकालना था। 65 इंटू 8 कितना आएगा, 8 पंजा 40, 4 520, ठीक है। 65 8 520। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। देखो कोई भी अमाउंट है वो डबल हो जाती है इट सेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर विल इट बिकम 128 टाइम्स। क्या कहना चाहता है
कि भाई कोई भी अमाउंट है वो 3 साल के बाद डबल होती है, तो वो 128 टाइम कब होगी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइड में 100 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या समय बोल सकते हो आप। तो ये डबल हो जाती है, यानी यहाँ पे दो अमाउंट डबल, प्रिंसिपल एक था हमारा 1/r/100 की पावर n। तो यानी क्या आया, 3 साल में डबल हो जाती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 1 + r/100 किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसने बोला 128 टाइम करने भाई, हमें 128 टाइम के लिए क्या करेंगे, अमाउंट है 128, प्रिंसिपल एक है, 1 + r डिवाइड में 100 इसकी पावर n। तो n की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो कितना आया 128 इज इक्वल टू, इसकी पावर है 2 की पावर 1/3, 1/3 इसकी पावर n। तो देखो 2 की पावर आपको 10 तक याद होनी चाहिए, 2 की 5 32 होता है, 2 की 6 64 होता है, 2 की 7 128 होता है, ठीक है। यानी ये 2 की पावर 7 है, किसके इक्वल है, 2 की पावर n/3। तो 7 या 21, यानी 21 साल के बाद आपकी अमाउंट है वो 128 टाइम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो सिर्फ सबसे बेसिक फार्मूला है ना, वही अप्लाई करना था आपको, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी शॉपकीपर 36% ऐड करता कॉस्ट प्राइस में। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, एडिड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, यानी ये इसको 36% बढ़ा के 136 मार्क कर देता है, और इस पे 36% का डिस्काउंट देता है। तो जो भी आया ये हमारा क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। तो व्हाट विल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस बताओ भाई कैसे होगा। भाई 100 है, उसका 136 है, तो हम यहाँ से 36% का वो निकाल के सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम निकाल सकते हैं भाई प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो ये तो एक बेसिक तरीका, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आपने, 36 के मल्टीप्लाई करो, 6 36 216, 108, 6 9 12 1296। तो 1296 यानी 12.96 का लॉस होगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। यानी 100 रुपये माना, 136 रुपये उसने प्राइस रख दिया, उस पर 36% का डिस्काउंट दे दिया, और ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई देखो ये भी पैट क्वेश्चन है, पिछली बार हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्लास पीस, तो लेंथ ऑफ द टेबल पूछेंगे आपसे लास्ट में, तो ट्राई करो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट करो। 729 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 27 प्लस 2 गुणा में जो भी ग्लास पीस की वो दे रखी है चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, यानी 9, 18 और 27 45, 45 देखो भाई 45 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, एक बार ये रिवाइंड कर लेना कैसे कैसे वो करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर ग्लास पीस दे रखा है, टेबल पे रख रखी है वो, लेंथ ऑफ द टेबल हमसे पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है। एवरेज का क्वेश्चन है भाई ये, एवरेज वेट ऑफ, भाई 101 नोटबुक है, उनका एवरेज दे दिया 10.1,
एक नई नोटबुक को ऐड किया जाता है बॉक्स में, जिससे उसका वेट क्या हो जाता है 10.2। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू नोट। तो देखो एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट डिवाइड में नंबर ऑफ नोटबुक। तो पहले वेट कितना था, देखो 101 बुक थे हमारे पास, उनका एवरेज कितना था 10.1। ये तो है हमारे पास टोटल जो पहले से वेट है, इसमें एक और ऐड कर दी, तो मान के चलो उसका वेट कितना था x। एवरेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पहले 101 बुक थी अब 102 होगी। अब कितना आया एवरेज 10.2। ठीक है, पहले वेट ये था, नई का वेट ऐड कर दिया, एवरेज के लिए 102 से भाग कर दिया और नया एवरेज लिख दिया, यानी हमने दोबारा से एवरेज निकाल दिया। तो देखो ये x की वैल्यू फाइंड करनी थी, काफ़ी आसान था, करो कैलकुलेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं, 101 इंटू में 10.1, एक तो ये हो गया हमारे पास, प्लस x इज इक्वल टू 10.2 गुणा में 102। ठीक है, तो यहाँ से करो, 101 का स्केयर कर सकते हो, डिवाइड में 10 कर देना, और यहाँ 102 का स्केयर करो, डिवाइड में वो कर देना। ठीक है, तो करो इसको, ये कितना आया 101 का स्केयर, डिवाइड में 100 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पॉइंट है, स्केयर करेंगे तो डबल होगा, प्लस x इज इक्वल टू 102 का स्केयर डिवाइड में 100 एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हो, यानी यहाँ से 100x की वैल्यू क्या आएगी, 102 का स्केयर माइनस 101 का स्केयर। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाओ, यानी a माइनस बी 1 और a प्लस बी, 203, 203 आ गया। 100x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई 2 के बाद वो, यानी 2.03। ठीक है, ये आ गया फाइंड द वेट ऑफ द न्यू नोटबुक। यहाँ पे 10 आएगा भाई, देखो इसको दोबारा से, 10.1 है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हाँ ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, ये 101 का स्केयर बन गया हमारे पास। ऐसे ही साइड ये 10 से डिवाइड करो, ये 102 है, तो ये 10x आएगा। ठीक है, 20.3, 20.3 हमारा आंसर था। इसका दूसरा शॉर्टकट भी है, वो भी बता दूं हम आपको। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो उसको भी देखते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, लेकिन वो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा आपको। जब हमने नई नोटबुक ऐड की ना, मान के चलो उसका वेट क्या था x, इसने क्या किया, नई नोटबुक ने सभी का वेट 0.1 बढ़ा दिया। पहले 101 बुक थी, 101 नोटबुक का सभी का वेट 0.1 से बढ़ाया, क्योंकि तभी तो एवरेज बढ़ा, सभी बुक का 0.11 बढ़ाया तभी जाके एवरेज बढ़ गया, और इसका खुद का एवरेज भी पूरे एवरेज के इक्वल आएगा। तो देखो ये हमारा आंसर होगा, कितना आया ये 10.1 प्लस 10.2, 20.3। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। कोई भी बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके जो 11% प्रोडक्ट है ना वो डिफेक्टिव है। अगर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज 5607, भाई 11% डिफेक्टिव है तो बचे कितने 89%। 89% क्या है, सही है, और 89% की वैल्यू इसने दे दी 5607। समझे आप भाई,
89% तो ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 5607 है। वैल्यू किसकी निकालनी है? डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव की कितने हैं? 11%, यानी वैल्यू आपको 11% की निकालनी है। कर दो, 5607 डिवाइड में 89 मल्टीप्लाई में 11, करो इसको सोल्व। 89 पे जाएगा ये 90 छिक्का, हाँ 6 पे जाएगा। 90 छिक्का 540, 540 में से 6 गए 534, बचे कितने? 24,7, और ये जाएगा 534 6 26, सॉरी 267 आएगा ये, 267, उसके बाद 3, यानी ये 63 पे पूरा पूरा कटेगा। 63 की और 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 3 33, 3 66 और 3 69, 793, बिल्कुल राइट आंसर था हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे देखो भाई, ट्रेन वाले है, ब्रिज वाले, प्लेटफॉर्म वाले, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे। ठीक है, बिल्कुल ये है ना, टाइम डिस्टेंस में तो है ही कुछ नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस ये फार्मूला यूज होगा हर क्वेश्चन में। तो इसने क्या बोला भाई, देखो जब कोई भी ट्रेन आती है, ये ट्रेन आ रही है और ये है ब्रिज हमारा, जब ये इसको क्रॉस करेगी ना, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी इसको L मान लो, L1, इसको मान लो L2, तो जब ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? L1 प्लस L2। ठीक है, और जब ये ट्रेन एक सिग्नल को या फिर पर्सन को, किसी भी साइन बोर्ड को क्रॉस करती है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द ट्रेन के, यानी इस केस में ये सिर्फ L1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, एक चीज कांस्टेंट है, वो है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम दोनों में बराबर कर देंगे। पहले में क्या है, डिस्टेंस कितनी है? 266 मीटर, तो ब्रिज की डिस्टेंस है, मान के चलो ये है ट्रेन की लेंथ, x मान लो ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना दे रखा है? 67, ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन। और ये इक्वल है जो दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन मानी है हमने x, डिवाइड में कितना है? 29, यानी हमने दोनों केस में जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है उसको इक्वल कर दिया। तो इसको सोल्व करो आप। उस साइड क्या बचा भाई? 37 और 38x बच गया इस साइड। इस साइड बचा 266 इंटू में 29। बस इसको सोल्व करना था आपको। 40 7 280, हाँ ये 7 पे कटेगा भाई। 29 की और 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 निमा 63, 6 203, तो 203 मीटर हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, सैलरी रेशो दे दिया हकीम, क्रिस्टो एंड गणेश। सैलरी का रेशो है 3:5:7। इफ गणेश इज गेटिंग, भाई गणेश है ना 524 रुपए ज्यादा लेता है हकीम से। देखो ये है हकीम, ये है क्रिस्टो और ये है गणेश। गणेश लेता है 524 रुपए हकीम से ज्यादा। इसके हिसाब से कितने ज्यादा लेता है? 4 रुपए। लेकिन इस भाई साहब ने बोला हमको भाई 524 ज्यादा है, यानी 4 की वैल्यू 524 हो गई।
सैलरी ऑफ क्रिस्टो यानी 5 की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू 524 है तो 5 की कितनी होगी? 524 डिवाइड में 4 इंटू 5। करो इसको सोल्व। 13 चौकी 52, 1 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 655। तो 655 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। रेशो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 511 मेल है, 511 फीमेल है। मेल का एवरेज 61 है और उसका बताना है। ओवरऑल एवरेज भी 61 है, तो फीमेल का भी तो 61 होगा ना, तभी तो जाके एवरेज 61 आएगा। 61 आंसर था, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल बराबर है और एवरेज दे दिया। तो एवरेज तो ये मान के चलो ना, मेल का इक्वल होगा और फीमेल का इक्वल होगा तभी तो एवरेज आया। ठीक है। Merlin walks certain distance at 9/10 of his usual speed and takes 15 minutes more than the usual time. Find the usual time taken. ये क्या कहता है कि भाई ये मर्लिन है, भाई इसकी जो यूजुअल स्पीड है ना उसका 9/10 चलता है। 9/10 का मतलब क्या है? अगर इसकी पहले स्पीड 10 है, अब वो 9 से चलता है। ये है इसका स्पीड का रेशो। जब डिस्टेंस फिक्स हो, स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो इनवर्सली होता है। ये टाइम। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 9/10। क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्सली होगा। यानी 10 की स्पीड से चलेगा तो 9 टाइम लगाएगा, 9 की स्पीड से चलेगा तो 10 टाइम लगाएगा। तो इसने क्या बोला कि भाई 15 मिनट का फर्क है, हमारे हिसाब से 1 का फर्क है, यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 15। और इसने क्या बोला? फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम बताओ। कहाँ चला गए? ओ सॉरी। हाँ, तो यूजुअल टाइम्स बताओ। यूजुअल टाइम कौन सा है? जो यूजुअल स्पीड के कोरस्पोंडिंग टाइम है। यानी 10 के कोरस्पोंडिंग टाइम कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू बतानी थी। 1 की वैल्यू 15 है तो 9 की कितनी होगी? 15 निम्मा 135। तो 135 हमारा राइट आंसर था। काफ़ी बच्चे गलती क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 10 की बता देंगे, क्योंकि 10 की नहीं है, क्योंकि ये यूजुअल स्पीड नहीं है। जो यूजुअल स्पीड के कोरस्पोंडिंग टाइम है वही हमारा यूजुअल टाइम है। देखो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे तो स्पीड और टाइम इनवर्सली हो जाते हैं। यानी स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो भाई, टाइम टेकन बाय विक्की एंड राकेश टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर आर इन द रेस ऑफ, फाइंड द रेस ऑफ। देखो इसने क्या बोल दिया, पिछला जो कंसेप्ट मैंने अभी अभी बताया 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसमें जो स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम का बताओ। टाइम का उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। 23:9, 29। कुछ भी नहीं करना था आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल। 19वां क्वेश्चन देखो भाई। जैनो obtain 65 marks out of 80, in French 89 out of 100, इंग्लिश में लेता है 58, लेता है 70 में से, 40 लेता है 50 में से। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज? आप अपनी परसेंटेज निकालते आए हो आज तक, तो वही है ये क्वेश्चन। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपकी अपनी डीएमसी में आपने देखा होगा, मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपने कितने मार्क्स लिए आउट ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। यानी इसमें आप जोड़ो, जितने ऑब्टेन किए ना उनको जोड़ लो, और जो टोटल मार्क्स है उनको जोड़ लो, परसेंटेज निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं।
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आपको। भाई अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का ही है। सैंडी डोनेट करता है अपनी 13% ऑफ विच सैलरी टू विजुअल चैलेंज। तो लिख लेते हैं हम जैसे जैसे ये बोल रहा है। भाई विजुअली चैलेंज को देता ये 13%। आगे क्या बोला इसने, 12% सैलरी का देता ऑर्फनेज को, जो ऑर्फनेज है अनाथ है उनको देता है 12%। 14% देता है फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज को देता है 14%। 16% देता है मेडिकल कैंप के लिए, मेडिकल कैंप के लिए देता है 16%। द रिमेनिंग अमाउंट, जो बच गया 24,345 बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्फनेज, यानी जो ऑर्फनेज को दी 12%, 12% की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे 12% की, कैसे निकालोगे, कितने परसेंट उसने डोनेट किए, 13 और 12 25, 25 और 30 55, यानी 55% उसने डोनेट कर दिए। बचा कितना 45%। 45% की वैल्यू दे दी इसने 24,345 कि भाई इसने अमाउंट दे दी नेगेटिव परसेंटेज, यानी जो 45% की वैल्यू है वो कितनी है 24,345। मैं लिख लेता हूँ 45% की वैल्यू कितनी है 24,345। वैल्यू निकालनी है 12% की, तो निकालो भाई 24,345 डिवाइड में 45 मल्टीप्लाई में 12, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको सोल्व करो, 3 पे 15, 3 पे 4, 15 पे काटो इसको, 15 एकम 15, बच गए 9, 15 छिका 90, बच गए 3, 15 दूनी 30, बच गए 4, 15 तिये 45। 1623 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 23 चौका 92, 16 चौक 64, 6492। देखो है भाई कोई, है भाई, डी ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं क्यों सारे डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।